इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं लाभ उठाएं। वेलकम टू अंकित टीचिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं अंकित आनंद। मैंने कल आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो दिया था कि मैं ऑनलाइन क्लास देने जा रहा हूँ। आज हम लोग फिजिक्स के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट कूलम्ब्स लॉ की चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को आप लोग जान लें सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक चार्ज को सामान्यतः चार्ज भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को सामान्यतः चार्ज भी कहे जाते हैं, जिसको हिंदी में आवेश बोला जाता है। मैं थोड़ा ध्यान रखूँगा कि एक ही वीडियो से सीबीएसई और बीएसई कहने का मतलब है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट का काम एक ही वीडियो से चल जाए, इसीलिए मैं उसमें हिंदी का भी यूज़ करूँगा, इंग्लिश का भी यूज़ करूँगा। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे थे। तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टीज है किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंस का एक बेसिक प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस। आप पहले से जानते होंगे क्लास 11 से कि किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज होता है उसको हम लोग मास बोलते हैं। मास। पहले उस समय तक लोगों को इतनी ही जानकारी थी, मतलब मास के बारे में ही जानकारी थी, चार्ज के बारे में जानकारी नहीं थी। तो लोग मास को ही एक सबसे मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज कहिए, मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस ऐसा समझते थे, और उस समय तक चार्ज के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई, तो उस समय तक चूंकि मास के बारे में जानकारी थी, तो उस आधार पर अगर हम लोग देखें तो किसी भी सब्सटेंस में मास होगा। किसी भी सब्सटेंस मतलब द्रव्य कहिए, पदार्थ जिसको हम लोग बोलते हैं, मैटर भी कह सकते हैं। तो किसी भी मैटर में जो एक बेसिक प्रॉपर्टीज है कि उसमें मास तो होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है जिसकी खोज हुई, तो उसमें मास तो होगी। और जब मास होंगे तो मास के कारण ही ग्रेविटेशन होता है। मास के कारण ही ग्रेविटेशन होते हैं, या आप मास के जगह पर आप और बेहतर ढंग से कहना चाहे तो डेंसिटी ऑफ मास, डेंसिटी ऑफ मास के कारण ग्रेविटेशन होते हैं। तो डेफिनेटली जब इस दोनों में मास है, ये एक सब्सटेंस का टुकड़ा है, एक किसी ऑब्जेक्ट का टुकड़ा है, इसमें द्रव्यमान है, मास है, तो डेफिनेटली उसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, और उसके डेंसिटी के अकॉर्डिंग, उसके मास के डेंसिटी के अकॉर्डिंग उसका कुछ ग्रेविटेशन होगा। तो इसके बारे में 11th में आप पढ़े होंगे कि न्यूटन्स ने बताया है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, कि न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हिंदी में अगर बोले तो सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो उस समय तक जो ये लोगों को जानकारी थी, तो इसमें क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लिए साइंटिस्ट लोग और फिर एक इलेक्ट्रॉन को लिए। दोनों इलेक्ट्रॉन को जब एक निश्चित दूरी तक रखे, दोनों इलेक्ट्रॉन को जब एक निश्चित दूरी तक रखे, मान लेते हैं कि 1 मीटर की ही दूरी तक रखा जाए, तो इसके जो फार्मूला है न्यूटन साहब के, जो फार्मूला है F इज इक्वल टू Gm1m2/r²। इस फार्मूला के अनुसार F इज इक्वल टू Gm1m2/r², इस फार्मूला के अनुसार इसके बीच ग्रेविटेशन फोर्स लगना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल लगना चाहिए। लेकिन जब इस गुरुत्वाकर्षण बल को इस फार्मूला से निकाला गया, और जो कैलकुलेशन निकला, जो इसका वैल्यूज निकला, उससे कई गुना अधिक फोर्स,
ये तो अट्रैक्शन फोर्स होता है। हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अट्रैक्शन फोर्स होता है, और इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण इस दोनों के बीच अट्रैक्शन लगना चाहिए, और उसको इस फार्मूला से उसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जितना फोर्स के साथ इसको अट्रैक्ट करना चाहिए उससे कई गुना अधिक, कई गुना का मतलब ये आप छोटा सा नहीं समझिएगा कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ऐसा नहीं, लाखों करोड़ों गुने अधिक फोर्स के साथ ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा था, विकर्षित कर रहा था। जहां आकर्षित करना चाहिए इस फार्मूला से निकले फोर्स के अनुसार, वहां वह विकर्षित कर रहा था इससे कई गुना, लाखों करोड़ों गुना अधिक फोर्स के साथ। ये बड़ी ही आश्चर्य की बात थी उस समय के लिए, क्योंकि उस समय तक इसकी जानकारी नहीं थी, तो यह बड़ी ही आश्चर्य की बात थी। फिर उसने क्या किया, एक प्रोटॉन को लिया और फिर एक प्रोटॉन को लिया। इस दोनों के बीच जब देखा गया तो फिर वही सिचुएशन, जितने फोर्स के साथ ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, विकर्षित कर रहे थे, उतने ही फोर्स के साथ ये दोनों भी एक दूसरे को विकर्षित कर रहे थे। जबकि उसका आकर्षण का बल जो ग्रेविटेशन से निकलना चाहिए इस फार्मूला से, वो कुछ और ही था। यह भी बड़ी आश्चर्य की बात थी। और आश्चर्य तो तब हुआ जब एक इलेक्ट्रॉन के साथ जब एक प्रोटॉन को रखा गया। इस बार क्या हुआ, जिस फोर्स के साथ उसको अट्रैक्ट करना चाहिए इस फार्मूला के अनुसार, उससे लाखों करोड़ों गुने अधिक फोर्स के साथ वो उसको अट्रैक्ट कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। यहाँ पर साइंटिस्ट लोगों को बड़ी आश्चर्य लगा बहुत ही कि ये आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि उस समय तक इसकी जानकारी नहीं थी। फिर साइंटिस्ट लोगों ने जब काफ़ी मंथन किया इस पर, तब उसके सामने यह एक निष्कर्ष निकला कि देखिए, हम लोग जो अभी तक समझते हैं कि मास ही एक बेसिक प्रॉपर्टीज है, मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज है, ऐसा नहीं है। इसके अलावे एक और बेसिक प्रॉपर्टीज है सब्सटेंस के, जो सभी सब्सटेंस में होते हैं, और वो होते हैं चार्ज, आवेश। और इस तरह से चार्ज का खोज हुआ जिसको हिंदी में आवेश कहते हैं। तो आवेश की खोज। अब जब आवेश की खोज हुई तो इसी रिसर्च के दौरान हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट होकर सामने निकल के आई। वो क्या है? वो बातें यह है कि आपने देखा कि सेम जो 2 इलेक्ट्रॉन था तो विकर्षित कर रहा था, 2 प्रोटॉन था तो विकर्षित कर रहा था, और जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आया तो आकर्षित किया। तो इतना बात तो तय था कि दोनों विपरीत गुण वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं समान में विकर्षण, समान में विकर्षण, असमान में आकर्षण। तो इतना तो स्पष्ट है कि यह विपरीत गुण वाले हैं। दूसरी बातें क्या स्पष्ट होकर सामने आई कि यह दोनों जितना फोर्स के साथ ये एक दूसरे को विकर्षित कर रहा था, रिपेल कर रहा था, उतने ही फोर्स के साथ ये भी एक दूसरे को विकर्षित कर रहा था। इससे हम लोगों को दूसरा पॉइंट्स क्या स्पष्ट होकर सामने आया कि ये जो दोनों है एक दूसरे के बराबर स्ट्रेंथ वाले हैं। कहने का मतलब इक्वल एंड अपोजिट प्रॉपर्टीज। उसका जो चार्ज है वो इक्वल है, लेकिन नेचर जो है वो अपोजिट है। ये 2 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर स्पष्ट होकर के सामने आई। तो इस आधार पर अगर हम कहना चाहें तो चार्ज को हम लोग 2 तरह के कह सकते हैं। किसी को अगर कुछ हिंट्स के लिए नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोगों को जो बातें सामने निकल के आई कि यह जो चार्ज है, यह चार्ज 2 तरह के हो गए, 2 तरह के हो गए। और ध्यान देने वाली बात है कि एक को दूसरे के अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। तो एक को अगर हम पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरे को निगेटिव मानना पड़ेगा। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो लोग समझते हैं, कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव, यह सिर्फ कन्वेंशन है, सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशन है। कन्वेंशन कहने का मतलब कि यह मानी हुई बातें हैं, मतलब दोनों पर एक दूसरे के विपरीत गुण होते हैं।
विपरीत में आप इसको प्लस मानिए तो ये ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, इसको माइनस मानिए तो ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। ये फिक्स नहीं है कि इस पर नेगेटिव और ऐसा कोई ये होता नहीं है, ये सिर्फ अपोजिट नेचर को शो करने के लिए ऐसा किया जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, दोनों बातें ध्यान रखिएगा, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो अब देखिए मानने के लिए अगर सब लोग सब तरह से मानने लगे तो इसका निष्कर्ष ही नहीं निकल पाएगा। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने जिस तरह से माना हम लोग उस तरह से मानते आ रहे हैं, लेकिन है यह मानी हुई बात, इतना स्पष्ट है। इस पर वैल्यू भी जो हम लोग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पर भी लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब गौर कीजिएगा कि दोनों पर सेम है, बस यहाँ पर माइनस और प्लस। देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि मैथमेटिकली -5 और +5 का मीनिंग अलग होता है। -5 में मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो -5 का मतलब हो गया कम वैल्यू और +5 का मतलब हो गया ज़्यादा वैल्यू। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर कम या ज़्यादा नहीं है, दोनों बराबर हैं। माइनस और प्लस सिर्फ और सिर्फ इक्वल एंड अपोजिट नेचर को शो करने के लिए दिया गया है। इतना बात आप लोगों के सामने स्पष्ट हो गया। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा चार्ज के प्रॉपर्टीज को भी जान लें। चार्ज के प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज हम लोग लेते हैं जिसको बोलते हैं एडिशन ऑफ चार्ज। मतलब आवेश की योज्यता, आवेश को जो जोड़ते हैं। तो आवेश को कैसे जोड़ते हैं? आवेश को हम लोग जोड़ते हैं इंटीजर नंबर की तरफ, पूर्णांक संख्या की तरफ। पूर्णांक संख्या को जिस तरह से जोड़ा जाता है बिल्कुल उसी तरह से आवेश को जोड़ा जाता है। जिस तरह से हम लोग पूर्णांक संख्या को जोड़ते हैं उसी तरह से हम लोग आवेश को जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम +5 चार्ज लें, +5 कूलम, यहाँ पर मैं बता दूं कि कूलम आवेश के एसआई यूनिट है, जो कूलम साइंटिस्ट के नाम पर उसके संबंध में रखा गया है। कूलम एसआई यूनिट है। तो अगर मैं कुछ चार्ज लेता हूँ 5 कूलम, 1 कूलम, -3 कूलम, +4 कूलम, -8 कूलम, और मैं अगर कहूँ कि इसको जोड़ना है, मतलब टोटल चार्ज निकालने हैं, तो टोटल जो चार्ज होगा हमारा इक्विवेलेंट चार्ज होगा, उसको जोड़ने के लिए बिल्कुल इंटीजर नंबर की तरह जोड़ेंगे। यहाँ से मैं कोमा हटा दूंगा, प्लस प्लस, ये माइनस वाले हैं तो ब्रैकेट के अंदर, प्लस माइनस होने के ब्रैकेट के अंदर, और इस तरह से हम लोग लेंगे 5 कूलम, +1 कूलम, -3 कूलम, +4 कूलम और -8 कूलम। सेम चार्ज वाले को हम लोग जोड़ेंगे, +5 1 6 6 4 10 कूलम, और माइनस में हो जाएंगे 8 3, माइनस में हो जाएंगे 11 कूलम, तो घट के -1 कूलम। तो इस तरह से एडिशन करते हैं, यह एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ चार्ज। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, आप लोग को अगर नोट करना हो कुछ हिंट्स तो पॉज करके वीडियो को नोट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है इसका, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्वांटम शब्द जो है या इंटीजर शब्द से ही निकला है। हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि हिंदी में इसको कहा जाता है आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज जो होते हैं ना, वह इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पर के। अब देखिए दोनों तो बराबर है तो कहने के लिए प्रोटॉन भी कह सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि प्रोटॉन, किसी भी सब्सटेंस में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उसमें घटता या बढ़ता नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के डोनेट या गेन करने के कारण घटता बढ़ता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन कहा गया। हालांकि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कुछ भी कहा जाए तो सेम ही होगा। तो चलिए, तो मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का इंटीग्रल मल्टीपल अर्थात पूर्णांक गुणज होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर के आवेश के पूर्णांक गुणज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर, इसी को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो मैं समझ लूँ कि पूर्णांक गुणज, जैसे देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर हम रुपया लें तो 100 पैसे के बराबर 1 रुपये होते हैं। तो हमको 100
100 पैसे अर्थात 1 रुपये तो मिलेंगे, 1.5 रुपये भी मिलेंगे, क्योंकि 150 पैसे के बराबर होते हैं। लेकिन कभी भी आप ऐसा देखेंगे कि 1 पैसा भी होगा, 2 पैसा भी होगा, 3 पैसा भी होगा, 3.5 पैसे कभी नहीं हो सकते, क्योंकि पैसा जो होता है वह पैसे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे छोटी इकाई होती है, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होने के कारण उससे छोटा आप नहीं कर सकते हैं। जो भी होगा उसी के गुणज होंगे, उसी के मल्टीपल होंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से सबसे छोटे चार्ज के जो यूनिट, चार्ज का जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन है, इससे कम नहीं होगा। इसीलिए जो भी चार्ज होंगे, किसी भी सब्सटेंस पर जो चार्ज होगा वो इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज, इसी के ऊपर अगर हम चार्ज करें तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकते हैं, कभी भी 3.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। ये ध्यान रखें। इंटीग्रल दैट मीन्स पूर्णांक संख्या के गुणज के बराबर ही होंगे। हाँ, एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि सबसे छोटी इकाई जो स्मॉलेस्ट यूनिट हमने कहा इलेक्ट्रॉन को, वास्तव में अब आधुनिक खोज के अनुसार सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन पर के जो चार्ज हैं वो नहीं हैं, अब वो नहीं है। अब क्वार्क पर सबसे छोटी इकाई होती है जो कि इलेक्ट्रॉन का भी 1/3 होता है। मतलब क्वार्क पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज का तीसरा हिस्सा, तिहाई, 1/3 ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम लोग अभी भी इलेक्ट्रॉन को ही बोलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन, अभी जितने भी थ्योरीज हैं सारे इलेक्ट्रॉन को यूनिट मान करके लिखा गया, अगर इसको हटा दिया जाए तो पूरे थ्योरी में बदलाव करना पड़ जाएगा, एक समस्या। और दूसरी बात, जो इसको सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का जो ताज मिला हुआ है तो रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, अगर इसको करें तो पूरे थ्योरी में बदलाव करना पड़ जाएगा। इसीलिए हम लोग साइड से स्टडी कर लेते हैं, जानकारी के लिए रख लेते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वह इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज का भी 1/3 होता है। क्वार्क पर इलेक्ट्रॉन का भी 1/3, लेकिन हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को ही। तो चलिए, ये दूसरी बातें आपको समझ में आई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हिंदी में आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण इसी को बोलते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर चार्ज Q है, एक चीज जान लें कि आवेश को Q से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर आपको स्मॉल q या कैपिटल Q दोनों चलता है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू NE, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होगा वह इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज का n मल्टीपल, n क्या है, इंटीजर नंबर, n इंटीजर्स है, ठीक है। इसके आगे हम लोग प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। ये प्लस माइनस डिपेंड करेगा कि वह चार्ज किस तरह से डेवलप हुआ है। किस तरह से डेवलप होने का मतलब है कि या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके डेवलप हुआ होगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करके डेवलप हुआ होगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होंगे, और इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगे। इस पर आगे भी विस्तार से बातें होंगी। तो चलिए, दूसरे नियम को आपने अच्छी तरह से समझा, जो प्रॉपर्टीज है, सेकंड प्रॉपर्टीज। और थर्ड इम्पोर्टेंट, नोट करने के लिए आप लोग वीडियो पॉज कर लें, थर्ड जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है। थर्ड इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब आवेश का संरक्षण, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है। कहने का मतलब इस पूरे यूनिवर्स में जो भी चार्ज हैं वो कांस्टेंट होते हैं, फिक्स होते हैं। उसकी मात्रा न तो बढ़ती है और न ही उसकी मात्रा घटती है, वो फिक्स होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे ये फिक्स होता है। तो हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं सोडियम और क्लोरीन का। तो सोडियम और क्लोरीन, हम लोग जानते हैं कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 281 होगा और इसका 287 होगा। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा जिसके कारण इस पर प्लस चार्ज आएंगे, और यह एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा जिसके कारण इस पर माइनस आएंगे, और जब इसका रिएक्शन होगा तो यह NaCl बनाएगा। यहाँ पर हम लोग गौर करें, आप जानते होंगे कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को बोलते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक किसी भी न्यूट्रल एटम में। तो इसके 11 इलेक्ट्रॉन हुए, 11 प्रोटॉन हुए, इसके 17 इलेक्ट्रॉन हुए और 17 प्रोटॉन हुए बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन से पहले। तो कुल मिलाकर के अगर इसको कुल मिला के जोड़ते हैं तो 22, इसको भी अगर हम जोड़ते हैं तो 34। अगर हम इसको ऐड कर दें तो हमारे पास कुल कितने मिलेंगे? 56 बिफोर रिएक्शन। और आफ्टर रिएक्शन की अगर बात करें, रिएक्शन के बाद, तो रिएक्शन के बाद क्या हुआ, ये पहले की बात हम लोग ऐसे रखते हैं। अब रिएक्शन के बाद क्या होता है, रिएक्शन के बाद क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, सॉरी डोनेट कर दिया, और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब क्या होगा, इस पर ये 11 इलेक्ट्रॉन की जगह 10 इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस 11 प्रोटॉन होंगे, और यहाँ पर 17 की जगह 18 इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस 17 प्रोटॉन होंगे। अगर हम इसको जोड़ें तो 21 और इसको जोड़ें तो ये 35, फिर इसको ऐड करते हैं तो 56। तो हमने देखा कि बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन सेम नंबर हमको मिलता है। तो यह हम लोगों को यह इससे इस एग्जाम्पल से यह प्रूफ होता है कि चार्ज, किसी भी चीज़ का चार्ज, इस यूनिवर्स का चार्ज कंजर्व रहता है, वह बदलता नहीं है, वह कंजर्व रहता है, फिक्स रहता है, निश्चित होता है। इसी को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज आपने जाना। अब मैं यहाँ से कूलम्ब्स लॉ, अब हम लोग पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। जिस प्रकार दो मास, दो द्रव्यमान या दो ऑब्जेक्ट कहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट में तो मास होते हैं, जिस तरह दो ऑब्जेक्ट के बीच द्रव्यमान के कारण, मास के कारण लगने वाले फोर्स, जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं, सब एक ही है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच अगर लग रहा हो तो उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और अर्थ के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट के बीच अगर लग रहा हो तो हम उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो उसी प्रकार आवेश के कारण भी, इस चार्ज के कारण भी दो आवेश, चाहे वह सेम आवेश हो या डिफरेंट आवेश हो, उसके बीच लगने वाले फोर्स के बारे में, जैसे मास वाले फोर्स, दैट मीन्स ग्रेविटेशन के बारे में न्यूटन साहब ने बताया, बिल्कुल उसी प्रकार इस फोर्स के बारे में कूलम्ब्स ने बताया। इसीलिए इसको कूलम्ब्स लॉ भी कहेंगे, या जिसे न्यूटन्स लॉ था, कूलम्ब फोर्स भी कहेंगे, या इसी को, चूंकि इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण होता है तो इसी को इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, डीप स्टडी आगे होगी। यह एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लगभग 2 क्लास का टॉपिक है। तो चले तो आज हम लोग इसके बारे में शुरुआती बातें जानेंगे। तो क्या करते हैं, दो आवेश लेते हैं, यहाँ भी चार्ज Q,
तो यहाँ भी चार्ज, 2 आवेश लेते हैं। इस दोनों आवेश आप सेम आवेश भी ले सकते हैं, डिफरेंट आवेश भी ले सकते हैं। सेम चार्ज और डिफरेंट चार्ज दोनों तरह के चार्ज के बीच यह फोर्स अप्लाई होता ही है, तो आप किसी भी तरह के ले सकते हैं। उसके जो वेक्टर फॉर्म है, डायरेक्शन है, वो चेंज होगा, आगे हम लोग देखेंगे। और इसको हम लोग क्या करते हैं, r डिस्टेंस पर रखते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार, कूलम्ब्स लॉ के अनुसार अगर हम लोग इस दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स को F से इंडिकेट करें, तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम लोग दो अलग अलग ऐसा करते हैं, प्लस माइनस को हटा ही देते हैं, आपको जैसी मर्जी होगी कैलकुलेशन में हम लोग ले सकते हैं। इसको Q1 और Q2 करते हैं, तो इस Q1 और Q2 के बीच लगने वाले फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। और जैसे जैसे R बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, तो फोर्स उसका कमेगा। तो यह जो होता है कूलम्ब्स के अनुसार कि यह 1/r² का प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ध्यान दीजिएगा, याद हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional of a square of separation between them। ये डेफिनेशन हो गया कूलम्ब्स लॉ का। हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of separation between them। हिंदी में अगर कहें तो कूलम्ब बल या विद्युत बल दो आवेशों के गुणनफल का समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग एक साथ लिखते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाय r²। आप ध्यान दीजिएगा कि इंटू करने में हम लोग क्रॉस यहाँ लगा रहे हैं, क्योंकि इसका क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट है, ये भी वेक्टर है। आगे हम लोग उसके बारे में 11th में पढ़े होंगे, क्योंकि हम लोग चर्चा करेंगे। अभी यहाँ ध्यान दें। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को जैसे ही हटाते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी को जैसे ही हटाते हैं, इक्वालिटी का साइन देते हैं, तो एक कांस्टेंट आएगा कि Q1 इंटू Q2 बाय r²। देखिए अभी मैं इसका वेक्टर फॉर्म की चर्चा में नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट में हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी डिस्कस नेक्स्ट क्लास में वेक्टर फॉर्म की चर्चा होगी। इस k का वैल्यू होता है 1/4πε0। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बात करें तो 9 इंटू 10⁹। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कूलम्ब्स लॉ से हम लोग इसका जो वैल्यू होगा, दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है, उस फोर्स की जो वैल्यू होंगी उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कूलम्ब्स लॉ में काफ़ी कुछ अभी पढ़ने के लिए बाकी है, इसमें एक क्लास और चलेगा, या काफ़ी जो है इसके वेक्टर फॉर्म वगैरह भी है। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ को हम लोग को जो है ना, इसका जो फोर्स है वह वेरियस चार्ज में बहुत सारे आवेश के बीच जो है बल, वो भी निकालने के लिए होता है। ठीक है, तो इससे पहले हम एक चीज़ और यहाँ पर समझ लें कूलम्ब्स लॉ के बारे में। देखिए अगर हम इस दो चार्ज की बात करें, अगर यह दोनों चार्ज प्लस और प्लस हो, तो डेफिनेटली अगर यह बाहर की तरफ फोर्स करेगा तो ये भी बाहर की तरफ फोर्स करेगा। दूसरी बात है, अगर यह माइनस और यह माइनस हो तो भी यह अगर बाहर की तरफ फोर्स करेगा तो ये भी बाहर की तरफ फोर्स करेगा। और अगर यह प्लस हो और ये माइनस हो तो ये इस तरफ फोर्स करेगा और इस तरफ फोर्स करेगा। इसमें हम लोगों को देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज पता चल रहा है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो कूलम्ब फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स है, यह एक्सियल फोर्स है।
एक्सियल फोर्स करने का मतलब एक ही अक्ष पर लग रहा है। यह विद्युत बल एक ही अक्ष पर लगने वाले बल है। यह देखिए एक दूसरे के विपरीत है, एक ही अक्ष पर है। यहाँ पर ऐसा ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है कि ये इस तरफ फोर्स लगाते हुए इस तरफ लगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तब यह कोएक्सियल नहीं कहलाता, तब यह एक अक्ष पे नहीं होता, तब वो दो अलग अलग अक्ष है। लेकिन यहाँ पर एक ही अक्ष, इसीलिए इसको हम लोग कोएक्सियल फोर्स बोलेंगे। तो एक यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी कोएक्सियल ही है। हम थोड़ा लाइन अलग अलग दर्शाए हैं, लेकिन ये इधर लग रहा है तो ये भी इधर लग रहा है, कोएक्सियल फोर्स है। तो इसको हम लोग एक तो कह सकते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन फोर्स, क्योंकि एक अगर इधर खींचेगा तो दूसरा इधर खींचेगा, एक उस तरफ धक्का देगा तो दूसरा भी इस तरफ धक्का देगा, मतलब हमेशा यह विपरीत काम करेगा। एक के फोर्स, एक चार्ज के फोर्स का विपरीत कार्य दूसरा चार्ज करेगा, तो इसको हम लोग एक्शन रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। या फिर या नहीं सॉरी, मतलब एक एक्शन रिएक्शन फोर्स और दूसरा कोएक्सियल फोर्स। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। एक्शन रिएक्शन कहने से, अभी मैंने बताया कि सिर्फ एक्शन रिएक्शन कहने से ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि अपोजिट ही जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम लोग इसको अच्छी तरह से समझने के लिए एक्शन रिएक्शन के साथ साथ कोएक्सियल भी कहेंगे, कोएक्सियल फोर्स भी कहेंगे। चलिए आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ पर इतना ही रखेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कूलम्ब्स लॉ एक क्लास और चलेगा, और उसके बाद मैं पूरी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और वह इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस का यूज़ काफ़ी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस भी तो पोटेंशियल ही है, पहले पोटेंशियल जानना है फिर उसके डिफरेंस को जानना है। तो नेक्स्ट क्लास हमारा कूलम्ब्स लॉ को डिटेल में ले जाएगा, और हल्का डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियल पर करेंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास में फिर पोटेंशियल डिटेल में चलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके साथ ही हम लोग आज का क्लास ख़त्म करते हैं, परंतु हम आशा करते हैं और आग्रह भी करते हैं सबसे कि लॉकडाउन के नियम का पालन, सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन करें। यही इस वायरस से बचने का एक उपाय है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ। अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए शेयर करना एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।